Greetings everyone. Welcome to lecture 4 of economic survey. Continuation with the lecture. Like I have told you, I discussed the macroeconomic indicators. डेट टू जीडीपी रेशियो को हमने डिस्कस किया। हमने देखा कि किस तरीके से प्राइवेट कंजम्पशन जो है, हाउसिंग सेक्टर जो है, बैंकिंग सेक्टर जो है, तो भारत का अच्छा शो कर रहा है। इंसुलेटेड इकॉनमी हमारी है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो पब्लिक डेट है वो डोमेस्टिक नेचर की है, फॉरेन गवर्नमेंट से ज़्यादा लोन लिया नहीं हमने। तो एक इकनॉमी का जो पूरा प्रारूप हमारा अभी दिखाई दे रहा है वो रेजिलियंस का दिखाई दे रहा है। साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है वो ग्रोथ की तरफ खुद को पुश करते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा दुख होता है महंगाई को कंट्रोल करना। महंगाई को कंट्रोल करने के साथ में हमें देखना रहता है कि पब्लिक सर्विसेज जो हैं उसमें गवर्नमेंट अपनी कहीं ना कहीं कटौती ना करे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी पॉलिसी ना बनाए कि हमारे यहाँ पे जो ग्रोथ स्टिमुलस है, यानी इंसेंटिव टू इंडस्ट्रीज टू इन्वेस्ट मोर इनटू इंडियन इकोनॉमी एंड रेज मोर मनी, दिस फीलिंग शुड नॉट गो। In that light, the lecture 4 of economic survey is going to discuss about these measures, right? So stay with me. I hope you are ready with pen and a paper to continue listening to the fourth part of your economic survey. In this economic survey, if we are starting with द हिंदू का अप्रैल 1 का एक आर्टिकल है और बड़ा रिसेंट आया है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग है वो येट अनदर हाइक इन रेट्स के एक्सपेक्टेशंस के बैकग्राउंड में स्टार्ट हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हेड करते हैं, वो डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर्स को सुनने के बाद पहली बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी इस साल के लिए बनाने वाले हैं। इसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से फेडरल हाइक रेट्स जो हैं वो इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं, along with how Reserve Bank of India was able to manage this impact, as it is given in your economic survey also. With respect to this, what do you mean by monetary policy? What do you mean by monetary policy? Now, Monetary Policy Committee is a six-member body. Monetary Policy Committee is a six-member body that determines the policy repo rate required to achieve inflation target in the economy. Monetary Policy Committee is a six-member committee which decides the policy repo rate required to achieve the inflation target in the economy. साल भर में 4 बार इसके लिए मिलना ज़रूरी है, राइट? एंड द मिनिमम मेंबर्स प्रेजेंट शुड बी एटलीस्ट 4 फॉर द मीटिंग टू स्टार्ट। इसमें गवर्नमेंट थ्री मेंबर्स जो हैं वो आरबीआई से रहते हैं और बाकी 3 मेंबर्स जो है वो गवर्नमेंट से रहते हैं। ठीक है? अब इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करके क्वेश्चन आ जाएगा। ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है? नाउ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के लिए आप समझिएगा कि ये लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए, जब हम लिक्विडिटी कंट्रोल की बात करें तो रुपया जो अमाउंट है सर्कुलेशन में, मार्केट में जो सर्कुलेशन में रुपये का जो अमाउंट है उसको रिड्यूस करने की बात हो रही है, राइट? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी विच विल अल्टीमेटली एडजस्ट द एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। ये आरबीआई के पास अवेलेबल टूल रहता है, ये याद रखेंगे आप, दैट दिस टूल इज अवेलेबल विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे एक्सेस लिक्विडिटी कमर्शियल बैंक्स के पास जो रहती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रातों रात बोरो कर लेती है और फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट कंट्रोल होता है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स बन सकते हैं। पहला तो यही है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा ये है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज करेक्ट? आपका आंसर होगा ऑल 3, राइट? ये एक्सेस लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है, जहाँ पे एक्सेस लिक्विडिटी को
कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई बोरो कर लेती है और मनी का जो फ्लो है मार्केट में वो रेगुलेट होता है। आरबीआई और भी कई तरीके से लिक्विडिटी प्रपोर्शंस को कंट्रोल करती है। इसमें आप रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और कैश रिजर्व रेशियो के बारे में सुनते हैं। बहुत गौर से याद रखिएगा कि ये तरीका जो ये स्टैंडर्ड तरीके हैं, ये कन्वेंशनल तरीके हैं, ये कन्वेंशनल तरीके हैं और एक एकदम से न्यू तरीका है जो आरबीआई ने अनाउंस किया है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का। रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और कैश रिजर्व रेशियो, सिंपल हमें ऐसे समझना रहता है कि रिवर्स रेपो रेट इज द रेट at that RBI has to pay to commercial banks. ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर अगेन जहाँ पे रेपो रेट को चेंज करते हैं, बोरोइंग्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ये सब। कैश रिजर्व रेशियो इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट scheduled commercial banks have to keep with Reserve Bank of India. You will remember this. Is the amount of money that they have to keep with Reserve Bank of India. All these decisions are taken by Monetary Policy Committee. Now, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के कंटेक्स्ट में हम अपने पॉइंट्स को ज़रा यहाँ पे रिफाइन कर लें, बहुत ज़रूरी है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वो एक्सेस लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए एक प्रोविज़न है। यहाँ पे आरबीआई जो है वो रिक्वायर्ड नहीं रहता। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आरबीआई frees the RBI from requirement to disclose the government securities on the balance sheet, right? It frees from this liability, which means government जब भी RBI को क्या करना रहता है, मनी अगर बोरो करना रहता है तो RBI को अपनी लाइबिलिटीज शो करनी पड़ती है। अगर RBI की लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, लेट्स से इफ दे आर टू मैनी, देन RBI को मनी जो है वो लोग मनी will not be given, money will not be given if RBI की liability, if RBI's liability are too much. क्यों? क्योंकि फिर आरबीआई क्या है, पैसा रिटर्न नहीं कर पाएगा ना। तो इसीलिए आरबीआई को जब भी पैसा कोई भी देता है तो उसकी बैलेंस शीट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चेक करता है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पैसा बहुत बड़ा रहता है, बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट रहता है, राइट। लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में आरबीआई को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट वॉज क्रिएटेड टू गिव द रिजर्व बैंक द एबिलिटी टू हैंडल अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस when it must absorb large quantities of liquidity. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के दौरान इन द पास्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ experienced issues with liquidity absorption due to events like global financial crisis and demonetization. The standing deposit facility allows banks to deposit money with the RBI on an overnight basis, but RBI has the option, if the need arises, to absorb that liquidity for longer tenors under SDF with proper pricing. Now, the scheduled commercial banks are putting their money with Reserve Bank of India for a long period of time at the instance of Reserve Bank of India. RBI के कहने पे जो SDF है वो रखा जा रहा है, इसके साथ पास रखा जा रहा है, RBI के पास रखा जा रहा है, बैंक्स पैसा अपना जमा कर दे रही है लंबे समय के लिए। तो इससे क्या होता है, लिक्विडिटी कंट्रोल होती है। SDF स्कीम जो है, it would be open to all the participants who are a part of liquidity adjustment facility, and largely all scheduled commercial banks are part of liquidity adjustment, right? So standing deposit facility was a very unique concept that was there in this economic survey. So you will remember these facts about standing deposit facility, that it basically regulates the relation between RBI and scheduled commercial banks. No government is involved here. RBI और scheduled commercial banks के बीच में ये रहता है। How SDF is different from reverse repo facility? ये आपको लाइव मिंट का आर्टिकल दिखाई देगा, 25 अक्टूबर 2022 का है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द रिवर्स रेपो रेट? नाउ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात करें
तो सेंट्रल बैंक जो है वो रिवर्स रेपो रेट एम्प्लॉय करती है और एसडीएफ एम्प्लॉय करती है जब भी उसको एक्सेस लिक्विडिटी सिस्टम से हटानी हो। एसडीएफ के कंपैरिजन में रिवर्स रेपो रेट ऑपरेशंस जो हैं वो आरबीआई रिक्वायर द आरबीआई टू डिपॉजिट कोलैटरल इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स in order to borrow money from the commercial banks. Now, like I was sharing it before you, that in standing deposit facility, RBI is not required to disclose the government securities. RBI is not required to disclose the government securities, and that is the basic difference between reverse repo. अगर रिवर्स रेपो ऑपरेशन क्या होता है, रिवर्स रेपो ऑपरेशन ऐसा होता है कि आरबीआई को गवर्नमेंट की जो पैसा है ना, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो कमर्शियल बैंक्स के पास गारंटी की तरह रखनी पड़ती है। अगर उसको क्या करना है, पैसे बैंकों से मांगने हैं अगर, है ना, पैसे अगर बैंकों से मांगने हैं तो रिवर्स रेपो ऑपरेशन करने के लिए आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गारंटी की तरह रखना होता है। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये रहता है जो गवर्नमेंट विल पे, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने क्योंकि उधार लिया था आपसे तो गवर्नमेंट आपको ये पैसा देगी ही देगी। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं एक तरह की गारंटी, अश्योरेंस जो है वो रहता है कि यार ये पैसा तो आएगा ही आएगा, ये पैसा तो आएगा ही आएगा। तो ये आपके पास एक तरीके से फ्यूचर एसेट की तरह पड़ा रहता है, यानी आरबीआई के पास ये एक फ्यूचर एसेट की तरह पड़ा रहता है। अब अगर आरबीआई को सडनली पैसा लोन की तरह लेना है या पैसा कॉल ऑफ करना है मार्केट से, तो आरबीआई पैसा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से मंगाएगी और कहेगी यार तुम मुझे लोन की तरह दे दो, मैं तुम्हें चुका दूंगा, मैं तुम्हें ये पैसा वापस कर दूंगा। अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के मन में सवाल आएगा कि क्या आरबीआई जितना पैसा हमसे मांग रही है इसके पास देने की औकात भी है। तो आरबीआई के पास जो फ्यूचर एसेट अवेलेबल रहता है वो आरबीआई कोलैटरल की तरह जमा कर देती है। यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को पता रहता है कि अगर मान लो आरबीआई जो पैसा उनसे अभी मांग रही है वो नहीं चुका पाई तो ये क्या करेंगे कि वो कोलैटरल जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं उनको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, जिससे कि पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बिकने के बाद वापस से शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास आ जाएगा। तो जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलैटरल की तरह रखना पड़ता है उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट मैकेनिज्म, उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट मैकेनिज्म। और ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। अंडर द करंट लिक्विडिटी सिस्टम द रिजर्व बैंक हैज़ डिस्क्रिशन ओवर लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन थ्रू रिवर्स रेपोस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड कैश रिजर्व रेशियो। SDF on the other hand will allow banks to store surplus liquidity with the reserve bank at their discretion. Now this is simply a logic, ये एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। यानी कि ये जो बैंक्स हैं अपनी मर्जी से जब चाहे तो आरबीआई के पास मनी क्या कर सकती हैं, डिपॉजिट कर सकती हैं, राइट। So this is very important for you to understand that the standing deposit facility will allow banks to store surplus liquidity in the reserve bank at their discretion. As a result, fixed rate overnight repo is no longer the liquidity adjustment facility corridors floor. The reverse repo remains to be a weapon in the RBI's toolbox for monetary policy, and its use will be at the RBI's discretion for periodically announced objectives. Reverse repo rate is at RBI's discretion और कुछ समय के लिए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए रिवर्स रेपो रेट लगा सकते हैं। एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में हो तो की फैक्टर इन डिसाइडिंग पॉलिसी रेट्स, आरबीआई ने ये इंस्ट्रूमेंट इस्टेब्लिश किया है एक्सेस लिक्विडिटी को ऑब्जॉर्व करने के लिए। You must be aware that the rates on your savings and loans will vary as the result of the change in the policy rates. One must thus pay close attention to the SDF in addition to the other rates. If let's say SDF में अगर डिपॉजिट जो है इसके द्वारा डिपॉजिट बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ज़्यादा हो रहा है, राइट, विच मीन्स मार्केट में मनी की अवेलेबिलिटी क्या होगी, मार्केट में मनी की अवेलेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। और अल्टीमेटली मार्केट में अवेलेबिलिटी कम का मतलब ये रहता है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं।
तो अगर एक शेड्यूल्ड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक अगर पैसा ज़्यादा जमा कर रही है तो ये भी इंटरेस्ट रेट को ऊपर की तरफ पुश करेगा, राइट। तो एसडीएफ पे भी ध्यान रखना चाहिए, ये ऐसा लाइव मिंट में पब्लिश हुआ था, तो आप ये लाइव मिंट से सोर्स किया हुआ न्यूज़ है। तो आप देख सकते हैं कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और रिवर्स रेपो रेट दो तरीकों में क्या डिफरेंस होता है। इतने महत्वपूर्ण डिस्कशंस को हम बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। अगर आपने ये फंडामेंटल्स याद कर लिए तो मेरी गारंटी है कि इकोनॉमी से अगर करंट पोजीशन करंट ट्रेंड्स पे क्वेश्चन आया तो आप सभी तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर लेंगे। अब यहाँ पे रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, तीन तरह के आरबीआई के टूल्स को कंपेयर किया गया है, डिस्कस किया जा रहा है। रेपो रेट वो रेट है जिसे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लेंड करती है ताकि कॉमर्शियल बैंक्स के पास पैसा बना रहे। इसमें गवर्नमेंट कोलैटरल की तरह बैंक की सिक्योरिटीज़ जो है अपने पास रखती है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात करें तो ये एक लिक्विडिटी टूल है जहाँ पे बैंक्स के पास ऑप्शन है कि अपने पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी वो आरबीआई को दे सके और किसी भी तरह के कोलैटरल की ज़रूरत नहीं रहती है। आरबीआई को किसी भी तरह का कोलैटरल नहीं दिखाना। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स फंड्स ओवरनाइट टू शेड्यूल्ड बैंक्स। यानी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के पास जो फंड्स हैं वो रातों रात बढ़ाए जा सकते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट से। यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलैटरल की तरह दिखाना ज़रूरी रहता है, राइट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टूल्स के बीच में डिफरेंस भी समझना ज़रूरी था। अब एक ये एक्सर्प्ट है, इट्स एन एक्सर्प्ट फ्रॉम योर इकोनॉमिक सर्वे विच स्टेट्स। तो इसको रीड करते हैं, ज़रा देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। While the global tightening cycle has contributed to dampen global outlook, the domestic appetite for credit has been on an upswing. This simply indicates that there is increasing demand for loans. Non-food credit offtake by scheduled commercial banks has been growing in double digits since April 2022. नॉन फूड क्रेडिट यानी कि लोन जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा दिया गया है, विथ इंक्रीज बीइंग ब्रॉड बेस्ड। Credit disbursed by non-banking financial companies is also increasing. Now, the balance sheet cleanup exercise has been vital in enhancing the lending ability of financial institutions. This means that there is an increment in loan demand along with decrement in non-performing assets, right? This ultimately shows that your banking sector, banking industry is right now at promising standards. Now, when the banking sector is at promising standards, it reflects confidence in public market, or it reflects confidence of public in the market, right? And this is important for ease of doing business index also. This is important for control of money, ease of doing business, control of money. This is also important for reading in inflation, and this is also important for capital expenditure. All these things are dependent on money supply, and ultimately banking sector is the core area that reflects confidence in the market. The gross non-performing assets of scheduled commercial banks has come to a 7-year low of 5.0. Capital to risk weighted assets ratio CRAR remains healthy. Capital to risk weighted asset ratio means that how much money the bank can regenerate if loans are not being provided. They are also above the regulatory requirement. The non-banking financial companies are also showing healthy signs. Now, the scheduled commercial banks are at a better recovery positions because of insolvency and bankruptcy code, and this was the highest for the year 2022 in comparison to previous years. Now, all these factors indicate that your economy is a promising economy.
how can we evaluate the performance of banking sector after all, right? If we look into the performance of the banking sector, there are four areas where we look into this position: agriculture and allied services, industry, services, and your personal loans. These are the four areas where performance of banks are considered. Now, if you will look at the last ends of the graph, you will find that the graph is on an increasing trend, which means the demand for loans has been on a increasing trend. So this steady increase in the asset quality of scheduled commercial banks over the years can be witnessed across all major sectors. There is a decline in gross non-performing assets from 8.2% to 5% in 2022. Much of the loan has been recovered. Capital adequacy ratio is also on a rising trend, which means the scheduled commercial banks are able to maintain minimum capitals with them, which means banks are less riskier. Banks are less riskier. तो बैंक्स में अगर लेस रिस्कियर होता है तो डिपॉजिट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, लोन्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, डिपॉजिट्स जो हैं ज़्यादा होंगे, लोन्स जो हैं ज़्यादा होंगे, बैंक अकाउंट जो हैं वो ज़्यादा होगा और अल्टीमेटली पार्टिसिपेशन ऑफ बैंक इन इकोनॉमी भी ज़्यादा होगा, राइट? देयर इज़ अ रिटेल ग्रोथ इन क्रेडिट ड्यू टू इंक्रीज इन द हाउसिंग लोन्स. हाउसिंग लोन्स आर defining the trends. The non-food credit by banks are also increasing, and credit to agriculture and allied industries has also gained momentum. Now people are buying more money, which means that there is definitely a push on the demand side. On the demand side push. Now this will also create a push on the supply side, right? So these are the indicators that use to determine the quality of the economic sector. Here we are talking about the banking sector. Now, as previously discussed, the position of non-banking financial companies is also very strong. With the position of non-banking financial companies being strong, we need to understand that organized banking sector पे dependency जो है, organized banking पे dependency जो है, organized banking पे dependency जो है, that is coming down. When organized banking where dependency comes down, it's a healthy sign. It's a healthy sign because banks are not only alone at pressure, but this also reflects कि जो risky है, क्योंकि अगर हल्का सा भी कोई चेंज हुआ तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास उतना कैपिटल नहीं रहता है कि वो उसको सस्टेन कर पाए. एनीवे, प्राइवेट कंजम्पशन में व्हाट वी कैन सी इज कि प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है. ये सब चीज़ें हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लोन बियरिंग कैपेसिटी के बढ़ने से समझ सकते हैं. एनबीएफसी क्रेडिट का जो प्रपोर्शन है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के कंपैरिजन के बराबर आ रहा है. एसेट क्वालिटी जो एनबीएफसी के पास है वो भी इम्प्रूव हुई है और एनबीएफसीज ने अपना साझा क्रेडिट, मैक्सिमम क्रेडिट इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिया है. उसके बाद सेकंड पे रिटेल, थर्ड पे सर्विसेज, फोर्थ पे एग्रीकल्चर. अब ये आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग क्रेडिट डिस्पर्स्ड टू एंड बाय एनबीएफसीज. फॉर द ईयर 2023 देयर इज दिस हाई, राइट? ऑलमोस्ट 5 मोर देन 5% ऑफ जीडीपी एनबीएफसी से आ रहा है, इंडस्ट्री को जा रहा है. तो ये अपने आप में समझने वाली बात है कि प्राइवेट कंजम्पशन अपटिक लेवल्स पे जा चुका है. इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या कह सकते हैं आप मनी जनरेशन ईजी हो पाया है. कंपनी जब दिवालिया घोषित कर दी जाती है तो कंपनी को फिर बेचा जाता है. ताकि कंपनी को बेचा क्यों जाता है? क्योंकि कंपनी ने लिया रहता है बॉस लोन, बहुत सारा लोन. उस लोन को चुकाने के लिए जो एसेट्स हैं बैंक के, कंपनी के एसेट्स को लिक्विडेट किया जाता है. एसेट्स को लिक्विडेट करने के पहले कंपनी का रिजोल्यूशन होना, ख़त्म होना, डिसोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है. इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड ये इस प्रोसेस को ईजी कर देता है.
इसको कहते हैं CRIR, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। 2016 से स्टार्ट हुआ और अभी तक बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। 69% डिस्ट्रेस एसेट्स को रेस्क्यू कर लिया गया है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड द्वारा, और जो रियलाइजेशन वैल्यू है वो 178% ऑफ द लिक्विडेशन वैल्यू तक जा चुकी है, यानी एक इंक्रीमेंट है बेसिकली। टोटल अमाउंट जो कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड से जो रिकवर किया जा चुका है वो बहुत गुना बेहतर है, जो कि अभी तक हम लोक अदालत, सरफेसी एक्ट या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से कर रहे थे। 5,893 CIRP यानी कि कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के प्रोसेस स्टार्ट किए गए, 3,946 क्लोज कर दिए गए, 1947 अभी ऑन गोइंग है। 3,946 मैक्सिमम केसेस जो डिस्पोज हो गए, उसमें से 846 अपील में सेटल हुए, 744 विड्रॉ कर लिए गए, 1807 लिक्विडेशन में गए और 553 रिजोल्यूशन प्लान्स में गए। और यहाँ से अल्टीमेटली जो हमारा सेक्टर है कॉरपोरेट की जो बैलेंस शीट है, कंपनी साइड पे बैलेंस शीट, ये हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ये हमने पहले देखा था। और वहीं पे कंपनी का जो दिवालिया घोषित होने जाने के बाद जो प्रोसीजर है वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हो चुका है, तो बैंक्स के पास भी पैसा जो है वो समय पे वापस आ जा रहा है। साथ में नॉन परफॉर्मिंग एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम हो रहा है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का पोजीशन जो है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, क्वालिटी ऑफ कैपिटल, वो भी बढ़ रहा है। तो पूरी तरीके से इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। साथ में हम कैपिटल मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। कैपिटल मार्केट के परफॉर्मेंस में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी दोनों का आपको इंक्रीमेंट होते हुए दिखाई देगा। इंडिया का जो प्राइमरी मार्केट है वो ग्लोबल डाउनफॉल के बाद भी अच्छा परफॉर्म किया। जो नंबर ऑफ फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं इंडिया में, स्टॉक मार्केट में इंक्रीज हो गई हैं 37% के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट डेटा, और लार्जेस्ट IPO लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में देखा गया, राइट। तो कैपिटल मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस स्कीम्स के साथ सोशल सेक्टर के एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी है। सोशल सेक्टर को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज सोशल सेक्टर जुड़ा हुआ है आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनकम स्टैंडर्ड्स को भी बढ़ाना है, साथ में आपके पूरे विकास को भी ध्यान में रखना है। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 19.6 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स जो है वो बनाए गए, 4.3 करोड़ एडमिशन्स लिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 31.3 बेनिफिशरीज को एनरोल किया गया, 31.3 करोड़ बेनिफिशरीज, जिसमें से 1 लाख की ज़्यादा क्लेम्स, 1 लाख से क्लेम्स जो है वो डिस्पर्स किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो 14.4 करोड़ बेनिफिशरीज में से 6.3 लाख क्लेम्स को डिस्पर्स किया जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर 27 लाख एप्लीकेशंस जो हैं वो रिसीव हुई, जिसमें से 1.3 लाख करोड़ के क्लेम्स जो हैं वो दिए जा चुके हैं पिछले आपके 6 वर्षों में। तो आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सब बेलो पॉवर्टी लाइन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, इन सबको करने के लिए आपको इसमें एक अपटेक ही दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस ही दिखाई देगा। अब इकोनॉमी का आउटलुक अल्टीमेटली कैसा है? तो हमारी इकोनॉमी में मैंने आपको क्या कहा कि डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम्स ने रेजिलियंस शो किया है। ये कंपनी बैंक्स के हेल्दी बैलेंस शीट पे, कैपिटल लेवल्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पे और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के एस्पेक्ट में आपको ग्रोथ दिखाई देगी। बॉयंट डिमांड है बैंक क्रेडिट की, यानी कि ये बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल में रिवाइवल है और अल्टीमेटली एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेजिलिएंट कैपिटल और लिक्विडिटी बफर्स भी क्रिएट हो रहे हैं। IBC मैकेनिज्म से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ पे इजी एग्जिट विद टाइम बाउंड रेजोल्यूशंस फॉर फर्म्स आर अवेलेबल। ये स्ट्रेंथ कर रहा है अल्टीमेटली फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सटर्नल झटकों को एब्जॉर्ब करने में, टाइटनिंग ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस में भी अच्छा परफॉर्म करने में, और फाइनेंशियल मार्केट्स की वॉलेटिलिटी होने के बाद भी रेजिलियंस शो करने में। इंडिया
फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट इन द वर्ल्ड बन चुका है और टॉप 6 इंश्योरेंस मार्केट्स में देखा जाएगा 2032 तक। इंडिया का इंश्योरेंस मार्केट को डिजिटाइज कर दिया गया है। एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस कंपनीज में बढ़ा दी गई हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल का इंक्रीज्ड फ्लो भारत की तरफ होगा। ग्लोबल टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये अल्टीमेटली इंश्योरेंस सेक्टर को ग्रोथ देंगी। जैसे हम मिडिल इनकम इकोनॉमी का ट्रांजिशन विटनेस कर रहे हैं, इंडिया का पेंशन सेक्टर जो है उसमें भी स्कोप है ग्रोथ का। गवर्नमेंट पेंशन लिटरेसी को प्रमोट कर रही है, सब्सक्राइबर्स के लिए भी और इंटरमीडियरीज के लिए भी। और रेगुलेटर और गवर्नमेंट दोनों की तरफ से एनकरेजमेंट है यंग एडल्ट्स को कि वो पेंशन स्कीम को ज्वाइन करें, जिससे फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी फंड्स जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे और एक्सटेंसिव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बेनिफिट हो सकेगा। तो यहाँ पे हमने बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट की परफॉर्मेंस को समझा है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर्स में जो लेक्चर का कोडिंग हो रहा है 1 से लेके 5 तक, तो आपके इकोनॉमिक सर्वे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं के बेसिस पे हो रहा है। पहले तीन जो लेक्चर्स आपने देखे पहले तीन जो लेक्चर्स आपने देखे वो फर्स्ट 1 to 4 चैप्टर्स ऑफ योर इकोनॉमिक सर्वे उसको इंडिकेट कर रहे थे। ये जो चौथा लेक्चर है इसमें काफ़ी कंपोनेंट्स चौथे और पांचवें लेक्चर के लिए जा चुके हैं, चैप्टर के लिए जा चुके हैं इकोनॉमिक सर्वे। तो उसमें बैंकिंग, कैपिटल और मार्केट परफॉर्मेंस जो है वो भी आपको देखना ज़रूरी था। अब एकदम इन डेप्थ डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं आते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन आएगा वो फंडामेंटल होता है या वो स्कीम्स से रिलेटेड होता है। फंडामेंटल्स पे होगा या स्कीम से रिलेटेड होगा। तो फंडामेंटल्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं और स्कीम्स आपके काफ़ी हद तक इकोनॉमी के स्टैटिक एरियाज में कवर हो चुके होते हैं, राइट। अब हम इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स को ज़रा इंडिया पे देख लेते हैं। हमारे इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया कि मानो ये टाइट रोप पे चलने जैसा हो गया, एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं। और आप एडवांस्ड इकोनॉमीज के को इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज से कंपेयर करें। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये रिपोर्ट जो कि आईएमएफ निकालती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है? आईएमएफ निकालती है। उसमें आप देखेंगे कि एडवांस्ड इकोनॉमीज में सडन स्पाइक आया था इन्फ्लेशन का 2022 में 7.2 और इमर्जिंग इकोनॉमीज में 9.9 का, राइट। ये कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का ट्रेंड आपको सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो आपको बता रहा है। इन्फ्लेशन का जो अभी ट्रेंड है वो 7.8% 2022 में चला गया था, यानी कि एडवांस्ड इकोनॉमीज से थोड़ा सा ज़्यादा। आरबीआई ने मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे ध्यान देना स्टार्ट किया और मेजर्स लेना स्टार्ट किया, जिससे इस इन्फ्लेशन का, पीक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम से कम किया जा सके। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आफ्टर ऑल क्या होता है? ये इंडेक्स नंबर शो करता है कि रिटेल इन्फ्लेशन किसी देश का क्या है। इसको मार्केट बास्केट भी कहते हैं। ये हाउस होल्ड को अफेक्ट करने वाला फैक्टर होता है। तो सीपीआई अगर बढ़ रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर बढ़ रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि हाउस होल्ड जो है अर्बन रूरल इफेक्ट होगा। वहीं दूसरा एक फैक्टर होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई। ये एक ऐसा इंडेक्स नंबर है जो कि ओवरऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स बिफोर दे आर सोल्ड एट रिटेल प्राइसेस कॉन्स्टिट्यूट करता है। यानी ये लार्जली इंडस्ट्री, होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग साइड को रिफ्लेक्ट करता है। और इसका ऊपर जाने का मतलब ये है कि प्राइसेस जो हैं प्रोडक्ट के ऊपर चले जाएंगे। इसीलिए इन सभी फैक्टर्स को, इन सभी ट्रेंड्स को इन्फ्लेशन एसेस करने में यूज़ किया जाता है। इन्फ्लेशन आफ्टर ऑल इतना हाई अप्रैल 2022 में और अभी क्यों है? तो सीपीआई इन्फ्लेशन जो कह रहे हैं वो लार्जली ड्रिवन था फूड और बेवरेजेस ग्रुप के द्वारा। वेजिटेबल, सब्जियों का महंगा होना, सीरियल पल्सेस का महंगा होना। क्लाइमेट फैक्टर्स भी इंक्लूडेड हो सकते हैं इसमें। क्लाइमेट अनप्रिडिक्टेबल हो गया, सप्लाई शॉक्स भी थे। कोर इन्फ्लेशन लार्जली जो है इनके अलावा मॉडरेट लेवल्स पे रहा। लेकिन जो मेजर प्राइस राइज देखा गया वो पल्सेस, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, मिल्क एंड स्पाइसेस में देखा गया। एडिबल ऑयल जो कि हम 60% इंपोर्ट करते हैं, उसमें भी प्राइस हाइक देखा गया, जिससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो विटनेस हुआ, राइट। और ये आपको यहाँ पे
दिखा रहा है ग्राफ के तहत कि एडिबल ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो आपको यहाँ पे सडनली बढ़ते हुए नज़र आएंगी। और ऑब्वियसली ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हुआ था, बिकॉज यूक्रेन जो है वो सनफ्लावर ऑयल, इंडिया का 80% सनफ्लावर ऑयल रफली यूक्रेन से आता था, जो कि दिक्कत हो गई, कम आया, सप्लाई कम हो गई, प्राइसेस बढ़ गए। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है अगर एसेंशियल कमोडिटीज़ में, फूड कमोडिटीज़ में, तो क्या क्या मेजर्स लिए वो हम देखेंगे गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी एसेंशियल कमोडिटीज़ के इंश्योर की, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई, सेक्रेटरीज से मुलाकातें करी। 13 मई 2022 को व्हीट फ्लोर एक्सपोर्ट्स को प्रोहिबिट किया गया, राइट। 12 जुलाई 2022 को व्हीट फ्लोर एक्सपोर्ट जो है परमिट किए गए, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ। 14 अगस्त 2022 को मैदा और सूजी के एक्सपोर्ट को अलाउ किया गया, ओनली आफ्टर इट इज़ अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। 27 अगस्त 2022 को व्हीट और मेस्लिन फ्लोर, आटा, मैदा, रावी, होल मील आटा, रिजल्टेंट आटा, इन सभी को प्रोहिबिट किया गया एक्सपोर्ट करने से। इससे फूड सिक्योरिटी जो है और माउंटिंग प्राइसेस जो हैं व्हीट फ्लोर के, उनको कंट्रोल किया जा सका। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9 सितंबर 2022 को एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ 20% लगाया राइस, ब्राउन राइस, सेमी मिल्ड और होली मिल्ड राइस पे, इवन पार बॉइल्ड राइस पे। अगेन फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है, राइट। पल्सेस की बात करें तो बफर स्टॉक ऑफ पल्सेस को मेंटेन किया गया फॉर प्राइस स्टेबलाइजेशन इन 2021, 22 एंड 23। बफर स्टॉक से जो पल्सेस की रिलीज है उसको बड़े कैलकुलेटेड तरीके से निकाला जा रहा था ताकि प्राइसेस को मॉडरेट किया जा सके। मसूर पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम कर दिया गया 26 जुलाई 2021 को। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस मसूर पे जो लग रहा था उसको भी कम कर दिया गया, राइट। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस ये सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है हर एग्रीकल्चर कमोडिटी पे। 30 मार्च 2022 को तूर और उड़द की इंपोर्ट जो है वो फ्री कैटेगरी में किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 सितंबर 2022 को 1.5 मिलियन टन्स ऑफ चना टू स्टेट्स प्रोवाइड किया डिस्काउंटेड रेट पे फॉर वेलफेयर स्कीम्स, राइट। चना 8 रुपीज़ पर केजी से सस्ता हुआ। एडिबल ऑयल्स के कंपैरिजन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 मई 2022 को कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट कर दी 20 लाख मेट्रिक टन के इंपोर्ट पे क्रूड सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल, राइट। प्राइसेस इससे कंट्रोल हुए। रिफाइंड पाम ऑयल पे जो बेसिक ड्यूटी लग रही थी उसको 17.5% से 12.5% कर दिया गया 21 दिसंबर 2021 से। 31 मार्च 2022 तक यही रहा और अल्टीमेटली इसको 5% कर दिया गया 13 फरवरी 2022 से 30 सितंबर 2022 तक। अभी गवर्नमेंट फ्री इंपोर्ट कर रही है रिफाइंड पाम ऑयल को 31 दिसंबर 2022 तक। नवंबर 2021 में क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल पे भी बेसिक ड्यूटी हटाई गई। एग्रीकल्चर सेस जो लग रहा था उसको भी कम किया गया। 14 अक्टूबर 2021 को रिफाइंड सोयाबीन ऑयल पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसको भी रिडक्शन करते हैं और अल्टीमेटली आपको दिखाई देगा लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो रिमूव किए गए, रिस्ट्रिक्शंस जो है मूवमेंट पे वो कम किए गए, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग चीज़ों को प्रिवेंट किया गया, नज़र रखी गई और जो एडिबल ऑयल के प्राइस हैं वो कम हुए। समझ गए आप? तो इस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम करने से प्राइसेस जो हैं वो मार्केट में गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो फूड इन्फ्लेशन के लिए 2021 से लड़ाई चल रही है, लेकिन इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स में देखा गया कि रूरल साइड पे इन्फ्लेशन जो है, रूरल इन्फ्लेशन जो है वो अर्बन इन्फ्लेशन से ज़्यादा है। रूरल इन्फ्लेशन इज स्लाइटली हायर देन अर्बन इन्फ्लेशन। अर्बन और रूरल के कंपैरिजन में आपको दिखाई देगा मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा as well as Andhra Pradesh, West Bengal, Mizoram, right? They have witnessed higher rural inflation. यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है
पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और रूरल इन्फ्लेशन भी ज़्यादा देखा जा रहा है। अर्बन इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा आपको तेलंगाना में दिखाई दिया, उसके बाद स्लाइटली लेसर लेवल्स में आपको महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में देखने को मिलता है। ये रूरल अर्बन इन्फ्लेशन का जो गैप है, अगेन यहाँ पे डॉटेड लाइन जो है वो रूरल इन्फ्लेशन को बता रही है। आप देख सकते हैं दैट इट इज़ ऑलवेज हायर देन द अर्बन इन्फ्लेशन। अभी भी कम हो रहा है इन्फ्लेशन, लेकिन फिर भी रूरल इन्फ्लेशन ज़्यादा है। हायर रूरल इन्फ्लेशन अर्बन इन्फ्लेशन की वजह से देखा गया, बिकॉज इन्फ्लेशन जो है हमारा अपटिक हुआ था वो फूड की वजह से था। फ्यूअल इन्फ्लेशन की बात करें तो रूरल सेक्टर में उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, अर्बन सेक्टर में ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो भी 13% से क्लाइम कर गया सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, जिसने कि अल्टीमेटली रूरल इन्फ्लेशन को भी ऊपर अप ट्रिक में बढ़ाया। इंडिया का जो इंपोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बेसिक मेटल, केमिकल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल्स, ये सब में प्राइस हाइक देखने की वजह से भी रूरल इन्फ्लेशन को काफ़ी गहरा झटका देखने को मिला है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे हमेशा कि रूरल इन्फ्लेशन एक बार अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है ना, तो उसको लागू कर पाना, लगाम लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है, राइट। तो गवर्नमेंट ने होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, जैसे फूड इन्फ्लेशन के लिए मेजर्स हमने देखे, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या किया होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक ट्रेंड दिखाई देगा। प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, ये फाइनली आपको 2023 में इन्फ्लेशन जो है वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स और फ्यूल एंड पावर द्वारा दिखाई देगा। WPI इन्फ्लेशन इनकी वजह से बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ा कारण है फ्यूल प्राइसेस का बढ़ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटीज़ जो है पेट्रोल डीजल पे समय समय में फेज वाइज बैनर में 5 रुपये, 10 रुपये और 6 रुपये, 8 रुपये, इस तरीके से समय पे एक्साइज ड्यूटी अपनी हटाता रहा। दूसरा जो WPI इन्फ्लेशन है वो रॉ मटेरियल यानी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पे है। तो रॉ मटेरियल जो इम्पोर्ट ड्यूटी है प्लास्टिक इंडस्ट्री में, उसको भी रिड्यूस किया गया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए। नैप्था, प्रोपाइलिन ऑक्साइड, पॉलीमर्स, विनाइल क्लोराइड, इन सभी पे इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई। उसके बाद तीसरा स्टील जो रॉ मटेरियल है, जो मेजर इंपोर्ट होता है स्टील, फेरोनिकल, कुकिंग कोल, PCT कोल, इस पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम की गई। कोक और सेमी कोक पे भी ड्यूटी को कम किया गया। आयरन ओर्स एंड कॉन्सेंट्रेट पे जो ड्यूटी है, टैक्स ऑन एक्सपोर्ट, उसको बढ़ाया गया और आयरन पेलेट्स पे भी इंक्रीमेंट हुआ। कॉटन की बात करें तो गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन इंपोर्ट्स को 14 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए वेव ऑफ कर दिया था, राइट। बेसिक कस्टम ड्यूटी में भी, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने इस एग्जाम्पशन को भी नोटिफाई किया। डायमंड्स और जेमस्टोन्स की बात करें तो ड्यूटी कट हुआ पॉलिश्ड डायमंड्स और जेमस्टोन्स पे। केमिकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो सर्टेन क्रिटिकल केमिकल्स जैसे मीथेनॉल, एसिटिक एसिड और हैवी फीड स्टॉक्स फॉर पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इनको भी क्या किया गया है, कस्टम ड्यूटी में रिडक्शन किया गया है, ताकि होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी गवर्नमेंट अपनी इनकम पे कहीं ना कहीं झटका देख रही है, कम करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, राइट। 2022 की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको 1970s की इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ कंपैरिजन किया जाता है, राइट। और 2022 और 1970s की इकोनॉमिक कंडीशन में क्या सिमिलरिटी थी। 2022 और 1970 की इकोनॉमिक कंडीशंस को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें आप पाएंगे लार्जली दैट जो करंट इन्फ्लेशन है वो 1970s में एनर्जी क्राइसिस आई थी उससे सिमिलर है, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी हैं जिससे हम ये नहीं कह सकते 1970s की कंडीशन काफ़ी बुरी थी। 2022 की कंडीशन कंपेरेबल स्टैंडर्ड्स में है लेकिन बुरी नहीं है। जो 1970s में आप बात करें तो ग्लोबल इन्फ्लेशन ऐसा हुआ था जब ऑयल क्राइस 1973-1979 की गुजर चुकी थी। इससे अल्टीमेटली कमोडिटी प्राइसेस जो थे वो बढ़ रहे थे और स्पिल ओवर इफेक्ट्स ऑन प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज भी देखी जा रही थी। तेल के बढ़ने से सभी चीज़ों का जो प्राइस है वो बढ़ रहा था और इन्वायरमेंट में क्राइसिस की इंटेंसिटी ज़्यादा थी। सबसे पहले आज का समय डिफरेंट है कैसे, आज के रिसेंट ऑयल प्राइसेस जो हैं वो धीरे धीरे प्रोपोर्शनली स्मॉलर बढ़ रहे हैं। 1970 में सडनली ऑयल प्राइसेस बढ़े थे। सेकेंडली,
1970 की क्राइसिस से कंपेयर करें, जो कि सिर्फ ऑयल प्राइसेस की ग्रोथ पे लिमिटेड थी, करंट क्राइसिस परवेसिव प्राइस इंक्रीजेस हो रहे हैं कई सारे प्रोडक्ट्स पे। नॉन नॉन ऑयल एनर्जी, एग्रीकल्चरल गुड्स, फर्टिलाइजर्स, मेटल्स, सभी पे आपको क्या दिखाई देगा? ऑल हैव राइजन अबव देयर प्री पैंडेमिक लेवल्स इन द करेंट ईयर, राइट? Thirdly, commodity supply disruptions have played a smaller role in recent price increase than in the 1970s. यानी कि सप्लाई डिसरप्शन की वजह से प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, ये एक प्रॉमिसिंग ट्रेंड है। कोई कहे कि सप्लाई शॉक्स ने ज़्यादा रोल प्ले किया है या ऑयल ने, तो आप कहेंगे ऑयल के प्राइस हाइक ने ज़्यादा रोल प्ले किया है। 1970s में सिचुएशन डिफरेंट थी। ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ सप्लाई शॉक्स भी ज़्यादा लग रहे थे। कमोडिटी प्राइसेस लास्ट ईयर में एक मॉडेस्ट राइज हुआ। प्रोडक्शन ऑफ मनी कमोडिटीज़ भी साथ ही साथ बढ़ी है, लेकिन ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो नहीं बढ़ा है। ग्लोबल कमोडिटी सप्लाई चेन्स हैव नाउ बिकम मोर एफिशिएंट देन इन 1970s। इन्फ्लेशनरी प्रेशर को इसीलिए एब्जॉर्व किया जा सकता है। Supply disruptions could intensify over the coming year. The war in Ukraine will lower global production of wheat, maize, and fertilizers, while price caps on Russian oil and gas may reduce the supply of these products. Fourthly, global inflation, which has risen significantly since the start of 2021, follows several years of low inflation. In contrast to this, 1973 crisis took place against a backdrop of several years of steadily rising world inflation and signs of de-anchoring inflation expectations. तो 1973 की कंडीशंस में इन्फ्लेशन दूर बहुत समय से था और सडनली ऑयल प्राइसेस भी बढ़ने लग गए। लास्टली 1973 की क्राइसिस को देखा जाए तो ब्रेटन वुड्स कोलैप्स करा कर गया एक्सचेंज रेट को मैनेज करने में। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स थे वो पुअरली डिफाइंड थे कई कंट्रीज़ में। सेंट्रल बैंक्स आज के समय में ज़्यादा रॉबस्ट है प्राइस स्टेबिलिटी को लेके। इससे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो हैं पब्लिक की, वो क्या है, कंट्रोल्ड की जा रही हैं, कंट्रोल्ड वे में है, राइट? तो ये सभी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि 1970 के क्राइसिस से हम कंपेयर नहीं कर सकते। हाउसिंग सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो भी हमको एक अपवर्ड ट्रेंड में समझ में आता है। हाउसिंग प्राइसेस जो है वो एक इंफॉर्मेशन शो करते हैं स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में, राइट? और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी ग्रोथ में हमें हाउसिंग प्राइसेस को मॉनिटर करने से काफ़ी कुछ पता चलता है। तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है एनएचबी, वो दो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स निकालती है। एक एचपीआई असेसमेंट प्राइस होता है और एचपीआई मार्केट प्राइस होता है। 2018 बेस ईयर की तरह यूज़ होता है, राइट? एचपीआई जो है ये वैल्यूएशन ऑफ प्राइसेस ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, और एचपीआई मार्केट प्राइस जो है मार्केट प्राइसेस फॉर अनसोल्ड इन्वेंट्रीज कलेक्टेड फ्रॉम डेवलपर्स, दोनों को बताता है। दोनों में अपवर्ड ट्रिक है, तो आपको दिखाई देगा कि हाउसिंग सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाउसिंग सेक्टर इज परफॉर्मिंग वेल, अगेन कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी इज मोर। NHB's नेशनल हाउसिंग बैंक सपोर्ट टू हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर लास्ट 3 ईयर्स में, एंड नेशनल हाउसिंग बैंक ने जो सिग्निफिकेंट इम्पीटस दिया ताकि लिक्विडिटी जो इश्यूज आ रही हैं हाउसिंग सेक्टर को, उसको कम किया जा सके। तो 2019 में लिक्विडिटी इन्फ्यूजन फैसिलिटी स्कीम आई, इसमें हाउसिंग लोन पोर्टफोलियोज को एक्सपैंड किया गया, इंडिविजुअल लेवल पे प्रायोरिटी सेक्टर डिफाइड किए गए। कोविड-19 पैंडमिक के दौरान स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी अनाउंस की गई, इसमें 10,000 करोड़ तक का अमाउंट जो है आरबीआई ने प्रोवाइड किया स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी की तरह। 5,000 करोड़ का अमाउंट आरबीआई ने एडिशनल स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी की तरह दिया। 2020-21 में एसआरएफ जो है, एसआरएफ 2021 वाज लॉन्च्ड, इसमें 10,000 करोड़ आरबीआई ने दिए। एनएचबी को रीफाइनेंस डिस्बर्समेंट 3.3 लाख करोड़ का दिया गया जब से वो शुरू किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नेशनल हाउसिंग बोर्ड को कंसेशंस दिए जा रहे हैं फर्दर, ताकि वो वुमेन, रूरल एरियाज, SC/ST, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, थर्ड जेंडर, स्पेशली एबल्ड, डिसेबल्ड, जम्मू कश्मीर ग्रीन हाउसिंग के लिए लोन फैसिलिटीज़, क्रेडिट सप्लाई प्रोवाइड कर सके। इंडिया ने COP26 में जो अपने कमिटमेंट्स दिए हैं नेट ज़ीरो एमिशंस के 2017 तक, नेशनल हाउसिंग बोर्ड को उसमें भी कंसेशन मिल रहा है ग्रीन हाउसिंग में। ग्रीन हाउसिंग एक टर्म है, याद रखेंगे, जहाँ पे हम इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, हाउस क्रिएट करते हैं।
आज़ादी के अमृत महोत्सव में जोग्राफिकली अंडर पेनिट्रेटेड एरियाज़ को भी टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पे भी हम एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जम्मू कश्मीर को भी प्रमोट करेंगे। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी इस तरीके से परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा देखा गया। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी है 2012 की, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एडमिनिस्टर करता है। इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल है वो एसेंशियल ड्रग्स को कंट्रोल करना है, फॉर्मुलेशन प्राइसेस को कंट्रोल करना है और मार्केट बेस्ड प्राइसिंग करनी है। 31 दिसंबर 2022 तक 890 फॉर्मुलेशंस पे, 358 ड्रग्स पे, थेरापेटिक कैटेगरीज अंडर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2015 को फिक्स किया गया नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा। एसेंशियल मेडिसिन के प्राइसेस को फिक्स किया गया, राइट। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने निकाला, जिसके शेड्यूल 1 को रिवाइज किया गया और ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर को नोटिफाई किया गया डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। 119 फॉर्मुलेशंस जोड़े गए और 2196 फॉर्मुलेशंस अभी तक फिक्स किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री की जो जन औषधि परियोजना है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसको भी जेनेरिक मेडिसिन, क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइसेस पर लाने के लिए पुश किया गया। इस स्कीम के तहत डेडिकेटेड आउटलेट्स जिनको जन औषधि केंद्र बोला जा रहा है, उनको ओपन किया गया और जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड की गई, स्पेशली टू द पुअर एंड द डिप्राइव्ड। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के अंतर्गत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विद सस्टेनेबल एंड रेगुलर अपॉर्चुनिटीज़ को भी एनकरेज किया गया। 31 दिसंबर 2022 तक 9000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं और जो जन औषधि केंद्र की बात करें तो वो 1759 मेडिसिन और 280 सर्जिकल डिवाइसेस अवेलेबल कराते हैं सेल के लिए। तो फार्मास्यूटिकल अगेन ये हमारे सोशल सेक्टर को प्रमोट कर रहा है, हेल्थ को प्रमोट कर रहा है, लेकिन हम इसको इंडस्ट्री के साइड से देख रहे हैं। तो आपने देखा हाउसिंग सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स और बैंक्स, राइट। हाउसिंग सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स और बैंक्स तीनों जो हैं वो अच्छा ट्रेंड शो कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में। इसी के साथ हम अपने इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर 4 को शट डाउन करेंगे और आपसे मिलेंगे अब इकोनॉमिक सर्वे के कुछ फाइनल एपिसोड्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेक्चर 5 जिसमें कि हम सेक्टर वाइज चीज़ों को देखेंगे, जहाँ पे लार्जली हमें देखना है कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, क्लाइमेट चेंज, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस जगह पे हमारे इकोनॉमिक सर्वे में क्या ट्रेंड्स और क्या एनालिसिस है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में इकोनॉमिक सर्वे के।